डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। लाइट स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। सो दैट इज द आवर फर्स्ट लेक्चर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम बेसिक चीज जानेंगे लाइट के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि ये लाइट होती क्या है। अगर मैं बेसिक लाइट के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ तो लाइट को क्या कह सकते हैं। तो बेटा लाइट जो होती है बेटा वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा है, द लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमें देखने में हेल्प करता है। इट इज नीडेड टू सी अराउंड अस, यानी कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सेंसेशन ऑफ साइट विच गिव अस द सेंसेशन ऑफ साइट। यानी कि हमें साइट विजन के लिए, देखने के लिए जो एनर्जी नीड होती है दैट इज द लाइट एनर्जी। विद द हेल्प ऑफ लाइट ही हम किसी चीज को देखने में पॉसिबल हो सकते हैं, अदरवाइज अगर लाइट नहीं होगी तो हम चीजों को नहीं देख सकते। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हम लोग कुछ और भी कहते हैं। देखिएगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर द दोज विच इमिट द लाइट ऑन देयर ओन, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उन्हें खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं आती है, वो सेल्फ की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। दे आर कॉल्ड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दे वुड नॉट टेक द हेल्प ऑफ अदर ऑब्जेक्ट टू इमिट द लाइट, यानी कि वो सेल्फ की हेल्प लेते हैं, दूसरे की हेल्प नहीं लेते। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो सेल्फ की लाइट प्रोड्यूस करते हैं खुद से, दे आर कॉल्ड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, स्टार, बर्निंग कैंडल, सन, दे आर द लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसके साथ साथ सन भी एक एग्जांपल हो जाएगा हमारा। तो हमारा सन हो गया, बर्निंग कैंडल हो गया, स्टार हो गया। हमारे पास एक, अगर मैं बायोलॉजिकल में जाऊं तो दो, एक होता है जुगनू। ये एक छोटा सा जानवर होता है, एक इंसेक्ट टाइप का होता है जुगनू। आपने देखा होगा रात में उड़ता है। तो ये, इसकी भी लाइट क्या है, खुद की है। तो दे आर लुमिनस, ये लुमिनस लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि ये सब लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा, ये लुमिनस लाइट को प्रोड्यूस करता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट इज वन ऑफ दैट डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपनी लाइट नहीं प्रोड्यूस करता है। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी कि क्या करते हैं वो, सो ऑल्दो वो रिफ्लेक्ट करेंगे, ऑल्दो इट कैन स्टिल रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द अदर सोर्सेज। अब अदर सोर्सेज देन इट मींस टू से फ्रॉम द ल्यूमिनस सोर्सेज। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि लाइट को इमिट नहीं करते हैं, बट वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, द मून इज द एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। मून एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। वी कैन ओनली सी द मून बिकॉज इट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन। हम मून को कब देख पाते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल टू सी अ मून। मून को हम तभी देख पाते हैं जब उस पर सन की रोशनी आती है, यानी कि सन की लाइट मून पर आती है। आफ्टर देन मून उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और वो लाइट हमारी आंखों तक आती है, तब हम जाके उस मून को देख पाते हैं। यानी कि हमारा देखना भी लाइट के रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो कह रहा है द मून इज द एग्जांपल ऑफ द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और फिर हम इसे देख पाते हैं। अब कह रहा है विच इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि सन एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। प्लैनेट आर आल्सो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से प्लैनेट्स भी एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की तरीके से क्या करते हैं बेटा, बिहेव करते हैं। वो सब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं। और मैक्सिमम ओपेक ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा, द मैक्सिमम ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बेटा, ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि लाइट को अंदर से पास होने नहीं देते। दे आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। इनकी शेडो कास्ट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम ओपेक ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं। ठीक है, सो द नॉन लुमिनस, एवरी ओपेक ऑब्जेक्ट इज नॉन लुमिनस। ओके, नेक्स्ट, यहां तो लाइट की बात हो गई, लाइट के सोर्स की बात हो गई, लेकिन साथ ही साथ हम बात करते हैं लाइट के नेचर की। लाइट का नेचर कैसा होता है। तो बेटा लाइट का जो नेचर होता है वो डुअल नेचर होता है लाइट का। ठीक है, लाइट के डुअल नेचर होते हैं। कौन कौन से नेचर होते हैं उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। लाइट के डुअल नेचर होते हैं। ठीक है, द नेचर ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे लिखा है नेचर ऑफ लाइट। देयर आर टू थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। दो थ्योरीज हैं, कौन कौन सी। पहली थ्योरी है वेव, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी। यानी कि पहली थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेव थ्योरी। सो दैट इज द फर्स्ट थ्योरी, वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्या कहती है बेटा, सो देखिएगा, कहता है
लाइट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब लाइट का ट्रेवल करना, लाइट का फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ना, दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन। यानी कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी हुई है और उसे प्रोपोगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ट्रेवल करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी टाइप का कोई भी मीडियम की जरूरत इसे नहीं है। आगे कह रहा है द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड द पोलराइजेशन ऑफ लाइट एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी। यानी कि ये सारे फेनोमेना, लाइट का रिफ्लेक्शन होना, लाइट का रिफ्रैक्शन होना, उसका डिफ्रैक्शन होना और साथ ही साथ लाइट का पोलराइजेशन होना, ये जितने भी फेनोमेना होते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। यानी कि वेव थ्योरी पर ये सारे फेनोमेना एक्सप्लेन किए जाते हैं। सो दैट इज आवर द फर्स्ट थ्योरी अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी। हम इन चीजों को करते हैं, यानी कि नेचर, लाइट के नेचर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें पहली थ्योरी आती है वेव, यानी कि लाइट एज अ वेव बिहेव करता है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी दूसरी थ्योरी भी है, दैट इज द पार्टिकल थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल थ्योरी, यानी कि अब एक थ्योरी और आई, दैट इज द पार्टिकल, यानी कि लाइट पार्टिकल कंसिस्ट करता है। अभी तक ऊपर वेव थ्योरी हमने देखी, यहां पर बात कर रहे हैं पार्टिकल थ्योरी की, देन इट मींस टू से लाइट पार्टिकल भी कंसिस्ट करता है। ओके, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। Light is composed of particles which travels in straight line at a very high speed, यानी कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और वो बहुत ही हाई स्पीड में चलते हैं। The casting of the shadow and the photoelectric effect explained the particle theory, यानी कि शैडो का कास्ट होना या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होना, ये लाइट के पार्टिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल थ्योरी हम शैडो की कास्टिंग को समझ सकते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारे नेचर होते हैं हमारे लाइट के, यानी कि देयर आर बेसिक टू नेचर ऑफ लाइट, अ वेव नेचर एंड अ पार्टिकल नेचर। तो अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल थ्योरी हम कास्टिंग ऑफ शैडो और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझते हैं। ठीक है, बट ये अलग अलग थ्योरी आई, फिर इसके बाद इन थ्योरी को कंबाइन किया गया और एक मॉडर्न थ्योरी बनी, दैट इज द क्वांटम थ्योरी। ओके, देखिएगा क्या कह रहा है, द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, दैट इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट। इस क्वांटम थ्योरी को हम लोग मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कंबाइन द बोथ मॉडल ऑफ लाइट। बोथ मॉडल ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया बेटा, वेव थ्योरी एज वेल एज पार्टिकल थ्योरी, दोनों थ्योरी को कंबाइंड फॉर्म में जब हम लाए, दैट इज द मॉडर्न थ्योरी, और उसे हमने क्या कह दिया बेटा, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, दैट इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखिएगा, आगे कह रहा है अ रे ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द लाइट ट्रेवल्स। एक लाइट रे को हम लोग नॉर्मली एक सिंगल लाइन, एक लाइट रे को नॉर्मली हम लोग एक सिंगल लाइन के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक एरो बनाते हैं, वो एरो लाइट की डायरेक्शन को शो करती है। अगर ये एरो की डायरेक्शन ऐसे है तो आप समझ रहे हो कि लाइट यहां से, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो हम लोग लाइट रे को एक सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें बीम ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करना है, बीम ऑफ लाइट यानी कि बंडल ऑफ लाइट, तो हम बहुत सारी लाइट रे को ऐसे बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? ओके, आगे कह रहा है द बंडल ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। अगर लाइट रे के बंडल, यानी कि ये कलेक्टिवली अगर हम इनको लेते हैं, दे आर कॉल्ड, ये बंडल्स, दे आर कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, यानी कि कलेक्टिवली बहुत सारे मल्टीपल्स लाइट रेज हैं, तो उन्हें बीम कहेंगे या बंडल ऑफ लाइट कहेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं बेटा मिरर की। मिरर क्या होता है? मिरर, द सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट इज अ मिरर। एक ऐसा सरफेस जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मिरर कहते हैं। मिरर को कैसे शो करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। मिरर क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, एक नॉर्मल सा ग्लास होता है, ग्लास के बैक साइड में हम मिरर का यूज करते हैं, मिरर। ठीक है, अभी आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे तो आपको थोड़ा सा और मिरर समझ में आ जाएगा। मैं अभी बता देता हूं, पहले आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख लीजिए क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट
into the same medium by the smooth surface is called the reflection। यानी कि किसी सरफेस से लाइट का बाउंस बैक होना, यानी कि लाइट किसी सरफेस पर आके स्ट्राइक करती है, आफ्टर देन वो लाइट उसी मीडियम में वापस स्ट्राइक होकर वापस रिटर्न बाउंस बैक होती है, तो हम इस फेनोमेना को क्या बोल देते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, मैक्सिमम ऑब्जेक्ट ओपेक होते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये होता है कि मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कौन करता है, यानी कि लाइट जिस अमाउंट में आ रही है उसका मैक्सिमम अमाउंट रिफ्लेक्ट होना, तो ये कुछ साइनी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जितने ज्यादा साइनी होते हैं, जितने ज्यादा स्मूथ होते हैं, वो सबसे ज्यादा लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। यहां पे कह रहा है सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, यानी कि बहुत अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, अब हम फिर से बात कर लेते हैं बेटा मिरर की। मिरर क्या होता है? नॉर्मली एक मिरर एक सिंपल सा ग्लास होता है, ये ग्लास है, इसके अपोजिट यानी कि एक साइड में, किसी भी एक साइड में हम लोग क्या करते हैं? इसी सिल्वर की कोटिंग करते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। तो अगर मान लो हम इसके इस साइड में सिल्वर की कोटिंग करते हैं, तो इस साइड में हमने सिल्वर की कोटिंग कर दी। जब हम इस साइड में सिल्वर की कोटिंग करते हैं, याद रखिएगा हमने इस साइड में क्या की बेटा? सिल्वर की कोटिंग की। सिल्वर की कोटिंग करने के बाद यहां पर हमने क्या की? सिल्वर कोटिंग कर दी। सिल्वर की कोटिंग करने के बाद हम इसी के ऊपर, सिल्वर की कोटिंग के ऊपर हम क्या करते हैं? दूसरे सबस्टेंस की एक फिर से कोटिंग करते हैं। यानी कि किस लिए करते हैं वो कोटिंग? सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसके ऊपर पेंट की कोटिंग करते हैं, ताकि हमारा सिल्वर प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो जब हमारा सिल्वर इस तरफ लगता है और इसके ऊपर एक दूसरे ऑब्जेक्ट की कोटिंग करते हैं, तो ये हमारा एज ए मिरर बनता है, और हमारा ये साइड दैट इज द शाइनी सरफेस, ये हमारा क्या हो जाता है बेटा? शाइनी सरफेस बन जाता है। तो नॉर्मली मिरर की अगर कोटिंग जिस साइड में होती है, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा मिरर है, अगर इसकी इस साइड में कोटिंग है तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टर्म क्या दिखाता है? ये जो छोटी छोटी लाइंस मैंने मिरर के इस साइड में बना दी है, तो ये शो कर रहा है कि मिरर की ये साइड जो है ये कोटेड है। कोटेड यानी कि सिल्वर और पेंट से कोटेड है, और ये सरफेस जो है वो शाइनी सरफेस है, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन इस सरफेस से होगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फ्रॉम अ प्लेन मिरर। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, और यहां मैंने पेंटिंग कर दी, मतलब कोटिंग कर दी, ये कोटिंग हो गई, तो लाइट ऐसे आएगी प्लेन मिरर पर, इंसिडेंट रे, और ये वापस चली जाएगी, दैट इज द रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से प्लेन मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अब यहां चीजों को समझते हैं बेटा। अब देखिएगा यहां पे टर्म सारे रिलेट कर रहा है। इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे क्या होता है? द लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जो लाइट सरफेस पर आती है दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, द लाइट विच गोज बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रे। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद लास्ट प्लेन मिरर, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन देन द मिरर इज अ प्लेन मिरर, ठीक है, तब वो मिरर प्लेन हो जाता है। अब देखिएगा इसको डायग्राम के बेस पे हम लोग समझते हैं एक एक चीज को, हम लोगों ने क्या क्या देखा है और एक एक टर्म को समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लेन मिरर की। तो ये रहा बेटा हमारा प्लेन मिरर, ठीक है, ये रहा हमारा एक प्लेन मिरर, ठीक है। अब इस प्लेन मिरर में नीचे वाला जो सरफेस होगा ये पेंटेड सरफेस होगा, ठीक है। ये कैसा सरफेस होगा बेटा? पेंटेड सरफेस। और ये वाला ऊपर वाला सरफेस क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अब सबसे पहले बात कर रहा है इंसिडेंट रे की। आपको दिख रहा होगा यहाँ इंसिडेंट रे लिखा हुआ है, और इस लाइट को, इस रे को इंसिडेंट रे, ये जो लाइट रे है दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। इसको इंसिडेंट रे क्यों बोल रहा है? क्योंकि कह रहा है कि जो लाइट मिरर पर गिरती है, आती है, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। यानी कि ये लाइट रे ऐसे आ रही है और इसकी डायरेक्शन ऐसे, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। और जो लाइट आफ्टर स्ट्राइक बाउंस बैक होकर जाती है, जो लाइट आफ्टर स्ट्राइक बाउंस बैक होकर जाती है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रही बेटा हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तीसरी, अभी आपको एक लाइन दिख रही होगी दैट इज द रेड कलर। ये रेड कलर की लाइन को हम लोग बोलते हैं बेटा नॉर्मल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल। ये जो ये लाइट
ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये लाइट नहीं है, ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइट वगैरह नहीं होती है, ये एक सिंपल सी लाइन है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। अब इस नॉर्मल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये नॉर्मल हमेशा क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर to the reflecting surface। ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा बेटा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। नॉर्मल लाइन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिएगा बेटा, हमसे कह रहा था कि इंसिडेंट रे ये है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, इनके बीच में ये जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग एंगल आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? एंगल आई इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दूसरे में क्या कह रहा है? रिफ्लेक्टेड रे, ये रही हमारी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है यहां, ये वाला जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर से शो करते हैं, दैट इज स्मॉल आर। ओके, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल आर एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल आई। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें होती हैं हमारे साथ। पहला, इंसिडेंट रे, जो लाइट रे कमिंग होती है दैट इज इंसिडेंट रे, जो लाइट रे बाउंस बैक होके वापस जाती है दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? ओके, तो इस तरीके से होता है बेटा रिफ्लेक्शन। लेकिन इस रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ होते हैं। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है, इसको समझते हैं। रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है देयर आर बेसिक टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहला लॉ, रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट और नॉर्मल ये सब एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। कैसे लाई करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा इस फिगर में, इस फिगर को आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। इस फिगर में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, ये नॉर्मल है, ये लाइन नॉर्मल की लाइन है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये सभी के सभी एक प्लेन पर लाई हो रहा है और वो प्लेन का नाम क्या है? ये प्लेन मिरर। और ये सभी एक, ये पॉइंट रहा हमारा, इस पॉइंट पर सब लाई करते हैं, दैट इज द पॉइंट। इस पॉइंट पर सभी के सभी क्या कर रहे हैं बेटा? लाई कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई करते हैं। और इसको हम लोग एक लॉ के टर्म में लेते हैं और क्या बोलते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। ये एक सिंगल प्लेन है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये हमारा एक सिंगल प्लेन है, ये हमारा प्लेन है। इस प्लेन पर लाइट क्या हो रही है? आ रही है और एक ही पॉइंट पर आ रही है। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, सेकेंड लॉ क्या कहता है? इसका सेकेंड लॉ क्या कहता है, इसको देखते हैं। सेकेंड लॉ ध्यान दीजिएगा बेटा, सेकेंड लॉ क्या कह रहा है? सेकेंड लॉ कह रहा है द सेकेंड लॉ of reflection, the angle of reflection is always equal to the angle of incidence. Angle of reflection is always to the angle of incidence, then it means यहां जो हमारा एंगल I है, that is the angle of incidence, and that is the angle R, that is the angle of reflection. So according to the law, angle of reflection is always equal to the angle of incidence, यानी कि हमारा एंगल R हमेशा एंगल आई के इक्वल होगा। देन इट मींस ये दोनों लॉ क्या फॉलो कर रहे हैं कि अगर कहीं से भी किसी भी सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो ये दोनों कंडीशन हमेशा फॉलो होगी।
पहली कंडीशन कि तीनों रेज यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सेम प्लेन और एक पॉइंट पर होने चाहिए, ये अलग अलग पॉइंट या अलग अलग प्लेन पे नहीं हो सकते, सेम प्लेन ऑन अ सेम पॉइंट होने चाहिए। दूसरा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा इक्वल होने चाहिए। तो अगर इन दोनों लॉज को कोई भी रिफ्लेक्शन फॉलो करता है तब उसे हम एक रिफ्लेक्शन मानेंगे, अदरवाइज वो रिफ्लेक्शन नहीं मान सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये दोनों लॉ हमेशा फॉलो होंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा आज के लेक्चर में फिलहाल हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शंस के टाइप्स की, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, और फिर उसके आगे भी हम लोग चीजों को देखेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में बच्चा इतना ही रहेगा। एक बार हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवाइज करते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने बात की लाइट की। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमें देखने में हेल्प करता है। और कैसे? जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो मैक्सिमम चीजों को हम देखते हैं, उसमें मैक्सिमम कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट, जो कि लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं। इसके बाद सोर्स ऑफ लाइट की। सोर्स ऑफ लाइट दो तरीके के होते हैं, लुमिनस और नॉन लुमिनस। लुमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक्चुअल में सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, वो अपनी लाइट को ओन इमिट करते हैं, वो अपनी लाइट को ओन इमिट करते हैं, यानी कि उन्हें किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी नहीं पड़ती। दे आर कॉल्ड द लुमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को इमिट तो नहीं करते बट वो दूसरे लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि किसी सोर्स से लाइट अगर आ रही है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, वो इमिट नहीं करते। दे आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसके बाद बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट की। लाइट को रिगार्डिंग हमारे पास दो थ्योरी होती है उसके नेचर को लेकर। पहली पार्टिकल नेचर की थ्योरी और दूसरी वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी क्या कहती है? कि वेव थ्योरी कहती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में है और इसको प्रोपोगेशन के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होना, लाइट का रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ये सारी चीजें हम ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद आती है पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी में क्या होता है कि हम ऐसा मानते हैं कि लाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ वेरी स्मॉल टेनी पार्टिकल्स, उनको हम बेसिकली फोटॉन भी कहते हैं। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोल देते हैं? बंचेस ऑफ वो होते हैं पार्टिकल्स, उन्हें हम बोलते हैं फोटॉन। तो कास्टिंग मान लेते हैं कि लाइट जो है वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और बहुत ही हाई स्पीड पर जाती है, दैट इज द पार्टिकल थ्योरी। अब शैडो का कास्ट होना या फिर फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्टेड हो जाना, ये सब पार्टिकल थ्योरी को शो करते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल थ्योरी हम इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसके बाद आती है बेटा क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी आज की मॉडर्न थ्योरी है जिसमें हम पार्टिकल लाइट के दोनों नेचर को कंबाइंड फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लाइट रे को एक सिंगल रे के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे बीम यानी कि बंडल को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे बीम कहते हैं। ठीक है, मिरर क्या होता है? एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम लोग मिरर बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का बाउंस बैक होना इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब जो सिल्वर मेटल होता है बेटा वो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं प्लेन मिरर से लाइट का रिफ्लेक्ट होना, तो उसमें कुछ टर्म्स आते हैं। पहला इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है? जो लाइट रे कमिंग होती है, द लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। सेकंड, रिफ्लेक्टेड रे, जो लाइट रे गोज बैक यानी कि बाउंस बैक होकर वापस जाती है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, the angle between the reflected ray and the normal is called the angle of reflection। इसके बाद प्लेन मिरर होता है। और नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सब कुछ समझा। अब इसके रिगार्डिंग लॉ क्या आते हैं? दो लॉ आते हैं। पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन, और जिस पॉइंट पर ये लाई करते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इज दैट क्लियर? सेकंड लॉ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे, ये रिफ्लेक्शन का लॉ है बेटा। ओके, तो फिलहाल बेटा आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।